टेंसेस में अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसे फ़ेल माजी मुकम्मल कहते हैं। इस लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन, सिंबल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी इकट्ठे मनफी सवालिया फ़िक्रे कैसे बनाते हैं ये भी सीखेंगे। इसके अलावा स्मॉल एंड लार्ज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, छोटे और बड़े सवालिया फ़िक्रे, ये एक नई टर्म है, ये सीखेंगे। और आखिर पर हम ये भी सीखेंगे कि टू वर्बल फ्रेजेस अगर आ जाएं, जिस तरह के डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तारीफ से। फ़ेल माजी मुकम्मल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हमें किसी काम यानी फ़ेल के माजी में शुरू होने और माजी में ही मुकम्मल या ख़त्म होने के बारे में बताता है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा ज़माना है जिसमें कोई काम माजी में शुरू होता है और माजी में ही ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर, उस्ताद अंग्रेज़ी पढ़ा चुका था, पुलिस लोगों की मदद कर चुकी थी, हम नया घर तामीर कर चुके थे। इन तीनों सेंटेंसेस पर गौर करें तो पता चलता है कि ये तीनों सेंटेंसेस हमें ये बता रहे हैं कि काम करने वाले यानी उस्ताद, पुलिस और हम पास्ट के अंदर, माजी के अंदर कोई काम शुरू किया और माजी में ही हमने ख़त्म कर लिया। इस तरह उस्ताद ने अंग्रेज़ी पढ़ा ली थी, पुलिस ने चोर पकड़ लिए थे, हमने नया घर तामीर कर लिया था। इन तीनों सेंटेंसेस की सेंस भी वही है जो ऊपर वाले तीन सेंटेंसेस की है। तो इस तरह पास्ट परफेक्ट टेंसेस की अगर अलामात की बात करें तो ये दो तरह की अलामतें उर्दू में शो करते हैं। अलामत नंबर 1 होगी उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है, जिस तरह के ऊपर वाले तीन सेंटेंसेस हैं। या अलामत नंबर 2 है उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे वगैरह आता है, जिस तरह के नीचे वाले तीन सेंटेंसेस हैं। ऊपर वाले तीनों सेंटेंसेस और नीचे वाले तीनों सेंटेंसेस एक ही टेंस को शो करते हैं और एक ही किस्म की सेंस को शो करते हैं कि कोई काम माजी में शुरू होकर माजी में ही ख़त्म हुआ था। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो किस तरह हम बनाएंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के मेथड वही जो पहले टेंस से है, सेम यूनिवर्सल मेथड। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के अंदर सिंगुलर, आई या प्लूरल होगा, यानी काम करने वाला या तो सिंगुलर होगा कोई, साथ आई भी यहाँ पे है, या प्लूरल हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होगा हैड। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ एक ही इस्तेमाल करते हैं और वो है हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा की तरह ये याद रखें कि परफेक्ट कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, जो भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी और आखिर पर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे इस मेथड के अंदर।
मिसाल के तौर पर कोई सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, अली है या निदा है, यानी ये तमाम सिंगुलर हैं। आए तो हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करना है और वर्ब यहाँ पे सोल्ड, ये सेल की थर्ड फॉर्म है, याद रखें। सेल जिसका मतलब बेचना होता है उसकी थर्ड फॉर्म है सोल्ड। और आखिर पर ऑब्जेक्ट न्यू शूज, नए जूते, यानी ही हैड सोल्ड न्यू शूज, वो नए जूते बेच चुका है। शी हैड सोल्ड न्यू शूज, वो नए जूते बेच चुकी थी। इट हैड सोल्ड न्यू शूज, वो नए जूते बेच चुका था। इसी तरह अली या निदा जो है ये भी आ जाए तो फिर भी इसके साथ वही हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे। आई हैड ड्राइवन ए कार, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब ड्राइवन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ए कार। आई हैड ड्राइवन ए कार, मैं एक कार चला चुका था। इसी तरह अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, वी, यू, दे, अली एंड निदा यानी इकट्ठे आ जाएं, तो फिर भी हेल्पिंग वर्ब इसका हैड ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड यानी बताना या सुनाना इस्तेमाल किया गया है और दी लेसन को बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। यानी वही अगर हम इस्तेमाल करें, वी हैड टोल्ड द लेसन, हम सबक सुना चुके थे। यू हैड टोल्ड द लेसन, तुम सबक सुना चुके थे। दे हैड टोल्ड द लेसन, वो सबक सुना चुके थे। अली एंड निदा हैड टोल्ड द लेसन, अली एंड निदा, अली और निदा सबक सुना चुके थे। तो ये इस तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस की इस स्ट्रक्चर के तहत इस तरह ये बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का यूनिवर्सल मेथड जो कि हर टेंस में बताया जाता है कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम पॉजिटिव है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखा है तो ये नेगेटिव बन गया। जिस तरह सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई है, प्लूरल है, कोई भी है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इस टेंस के अंदर सिर्फ हैड इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नॉट लिखें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखें और ऑब्जेक्ट लिखें। जैसा कि ही, शी, इट, अली और निदा, इनमें से कोई भी आ जाए तो हैड नॉट सोल्ड न्यू शूज, वो नए जूते नहीं बेच चुका था। तो इसी तरह आई हैड नॉट ड्राइवन ए कार, मैं कार नहीं चला चुका था। या वही, यू, दे, अली एंड निदा, यहाँ पे इकट्ठे आएंगे दोनों, यानी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो फिर भी हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट टोल्ड द लेसन, हम सबक नहीं सुना चुके थे, वगैरह वगैरह। हम इस तरह हर एक सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो वही यूनिवर्सल मेथड है। हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिख दें, सब्जेक्ट को बाद में लिख दें, फिर वर्ब लिख दें, फिर ऑब्जेक्ट लिख दें और सवालिया निशान लिख दें, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुकम्मल। कोई रट्टा नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान मेथड आपको बताए जा रहे हैं, बार बार बताए जा रहे हैं ताकि आपको टू के टेबल की तरह ये तमाम टेंसेस याद हो जाएं और कभी भी आप इंग्लिश ग्रामर में पीछे ना रहें। यहाँ पे देखें हेल्पिंग वर्ब हैड, आपको पता है जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, आई हो, प्लूरल कोई भी हो, हैड शुरू में, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हैड ही ईटन एप्पल्स, क्या वो सेब खा चुका था, ये आएगा। अगर शी को इस्तेमाल करेंगे, हैड शी ईटन एप्पल्स, क्या वो सेब खा चुकी थी, वगैरह वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे। हैड आई टेकन टी, क्या मैं चाय पी चुका था।
हैड वी टॉट इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश पढ़ा चुके थे। हैड यू टॉट इंग्लिश, अगर यू को हम एज सब्जेक्ट लेते हैं तो क्या तुम इंग्लिश पढ़ा चुके थे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बहुत आसान मेथड। अब हम सीखेंगे कि अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठे बनाने हों, यानी एक ही सेंटेंस है उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे। उसका मेथड वही हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिखने से आपको पता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है। फिर सब्जेक्ट लिखें और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे तो ये इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की वही जो उस टेंस के अंदर, कोई भी आप टेंस कर रहे हैं, उस टेंस के अंदर जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है वो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और आखिर पर सवालिया निशान ज़रूर लिखेंगे। तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठे बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर हैड ही नॉट ईटन एप्पल्स, क्या वो सेब नहीं खा चुका था। अगर हम ही को एज सब्जेक्ट लें और अगर शी को एज सब्जेक्ट लें तो हैड शी नॉट ईटन एप्पल्स, क्या वो सेब नहीं खा चुकी थी। और इस तरह आगे इट, अली या निदा को भी आप एज सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आई की सूरत में हैड आई नॉट टेकन टी, क्या मैं चाय नहीं पी चुका था। और प्लूरल की सूरत में भी सेम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है एज यू नो। वो हैड वी नॉट टॉट इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश नहीं पढ़ा चुके थे। अगर हम यू को एज सब्जेक्ट लें, हैड यू नॉट टॉट इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ा चुके थे। इसी तरह दे, अली एंड निदा को भी बतौर आप सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नई टर्म आपको समझाने जा रहे हैं जी, और वो नई टर्म है स्मॉल एंड लार्ज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी छोटे और बड़े सवालिया फ़िक्रे क्या होते हैं। ये नई टर्म है। इस नई टर्म को आप गूगल पे जाएं, देखें, आपको बिल्कुल ये नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि ये नई टर्म हमारी अपनी बनाई हुई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आसानी से आप कुछ जो छोटे सवालिया या बड़े सवालिया हम जिनको कह रहे हैं उनको अच्छी तरह समझें। दोस्तों, इस नई टर्म को बड़ी आसानी से समझाया जा रहा है और इसको आप सीखें कि अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं कि क्या खिलाड़ी खेल चुके थे, हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। क्या खिलाड़ी खेल चुके थे, क्या मैंने सबक याद कर लिया था, क्या तुम फूल तोड़ चुके थे। इन सेंटेंसेस पर गौर करें। तीनों सेंटेंसेस, तीनों सवालिया फ़िक्रे, तीनों सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर पहले को लें, क्या खिलाड़ी खेल चुके थे, अगर तो वो खेल चुके थे तो यस, अगर खेल नहीं चुके थे तो नो। तो ये तीनों सेंटेंसेस, तीनों सवालात ऐसे जवाबात इनके दिए जा सकते हैं जिनको हम यस या नो में जो है रिप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे तमाम सवालात जिनका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, इनको हम छोटे सवालिया कहते हैं। इंग्लिश में इनको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाता है। पीछे जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखा था, वो तमाम के तमाम छोटे सवालिया हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझा था कि हैड को शुरू में यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखें। सिंगुलर, प्लूरल या आई कोई भी सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखें, आखिर पर सवालिया निशान लिखें, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव। हैड ही ईटन एप्पल्स, अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले, क्या वो सेब खा चुका था। अगर वो खा चुका था तो यस, अगर नहीं खा चुका था तो नो।
हैड दे फ्लोन काइट्स, क्या वो पतंगे उड़ा चुके थे? अगर उड़ा चुके थे तो यस, अगर नहीं उड़ा चुके थे तो नो। अब ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके जवाबात हम यस या नो में दे सकते हैं, तो इनको हम छोटे सवालिया कहेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे बड़े सवालिया की, लार्ज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। ये क्या होते हैं? ये भी एक नई टर्म के साथ हम शुरू कर रहे हैं। खिलाड़ी कहाँ खेल चुके थे? मैं कब अपना सबक याद कर चुका था? तुम फूल क्यों तोड़ चुके थे? तीनों सेंटेंसेस पर गौर करें। क्या हम इन तीनों सवालात के जवाब यस या नो में दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन तीनों सवालात के जवाबात हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो दोस्तों ऐसे तमाम सवालात जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, बल्कि इनके बारे में कुछ ना कुछ हमें बताना पड़े, जैसे ऊपर वाले सेंटेंसेस हैं, खिलाड़ी कहाँ खेल चुके थे, हमें बताना पड़ेगा कि वो कहाँ खेल चुके थे। मैं कब अपना सबक याद कर चुका था, हमें बताना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगी। ये यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। तुम फूल क्यों तोड़ चुके थे, इसका भी हमें रिप्लाई में यस या नो नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक स्टेटमेंट देना पड़ती है कि क्यों फूल हम तोड़ चुके थे। तो ऐसे तमाम सवाल जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, बल्कि उनके बारे में कुछ ना कुछ बताना पड़े, उनको बड़े सवालिया कहते हैं। इंग्लिश में इनको बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड को फिक्रे के शुरू में लिखा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है। दोस्तों इंग्लिश के अंदर आपने कभी वाई, जिसका मतलब क्यों होता है, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ कितने या कैसे, इस तरह के आपने वर्ड्स ज़रूर सुने होंगे। इन तमाम सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। इनको फिक्रे में शुरू में लिखना है। बाकी मेथड कैसे है अभी हम सीखने जा रहे हैं। बहुत आसान मेथड है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखें, यानी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ मच और हु, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, शुरू में लिखें। बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें। अब ये जो मेथड है ये तमाम टेंसेस के लिए है। अब मैं सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी ये एक यूनिवर्सल मेथड है कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट के बाद एंड पर सवालिया निशान लिखा जाता है। तो ये यूनिवर्सल मेथड यूज़ करते हुए हम बड़े सवालिया कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इनको हम WH या H वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि वाई, व्हेन, वेयर इनके शुरू में WH आता है, और हाउ के जो है ये शुरू में H आता है, इसलिए इनको WH या H वर्ड्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट सिंगुलर आई या प्लूरल, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर वेयर हैड द प्लेयर्स प्लेड, खिलाड़ी कहाँ खेल चुके थे। अब क्वेश्चन वर्ड वेयर, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट द प्लेयर्स, वर्ब प्लेड, ये थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट चूंकि इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ वो जगह खाली छोड़ दी गई है। वेयर हैड द प्लेयर्स प्लेड, खिलाड़ी कहाँ खेल चुके थे। व्हेन हैड आई लर्नड माई लेसन, मैंने अपना सबक कब याद किया था, या मैं अपना सबक कब याद कर चुका था। तो इसी तरह क्वेश्चन वर्ड शुरू में व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नट और सब्जेक्ट माई लेसन। तो इस मेथड को यूज़ करें। वाई हैड यू प्लक द फ्लावर, ये भी उसी मेथड को यूज़ करते हुए कि तुम फूल क्यों तोड़ चुके थे। इस तरह हम बड़े सवालिया बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह खुद भी बड़े सवालिया बनाएं, मज़ीद बनाएं, और इस तरह हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि अगर टू वर्बल फ्रेजेस आ जाएं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, बाज़ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिनकी दो फ्रेजेस होती हैं और दो ही उनके अंदर वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस तरह के अगर सेंटेंसेस आए तो इनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, अब हम ये सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर उर्दू में इस तरह का सेंटेंस आए या आप इंग्लिश में ही इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे? तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये सेंटेंस है, तो हम इसके तीन पार्ट बनाएंगे। एक, डॉक्टर के आने, ये एक नंबर, से पहले दो नंबर, और मरीज मर चुका था, ये तीन नंबर। अब उर्दू के अंदर हम इसके तीन पार्ट्स बनाए हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इंग्लिश में अब हम इसकी ट्रांसलेशन के वक्त भी इसके तीन पार्ट से इसको सीखेंगे। दोस्तों, उर्दू आपको पता है कि हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होती है और इंग्लिश हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। तो इंग्लिश और उर्दू हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहे हैं। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हम इसको ट्रांसलेट करने चाह रहे हैं कि जो उर्दू में एंड पर पार्ट है, इंग्लिश में हम उसको पहले लिखेंगे, और जो दरमियान वाला पार्ट है वो दरमियान में ही रहेगा, और उर्दू में जो पहले नंबर पे पार्ट है वो इंग्लिश में हम एंड पर लिखेंगे, आखिर पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पार्ट नंबर 3 है मरीज मर चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस तो दोस्तों हम पहले ही सीख चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हम इतने अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, इसकी ट्रांसलेट करना तो बहुत ही आसान है। तो लिखें, मरीज मर चुका था, इसकी इंग्लिश द पेशेंट हैड डाइड। ये हमने मरीज मर चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस वाला ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और सेंटर से पहले की इंग्लिश बिफोर, सेंटर वाला सेंटर, और उर्दू में जो पहले है डॉक्टर के आने से इसको एंड पे लिखें, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दोस्तों, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ख्याल सिर्फ इसका ये रखना है। एक तो बात समझ गया कि उर्दू में जो पहले इंग्लिश में बाद में आएगा और जो उर्दू में बाद में इंग्लिश में पहले आएगा, और सेंटर वाला सेंटर में। ये याद रखें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, मरीज मर चुका था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जो दूसरा टेंस लिंक करेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे केम जो है, ये देखें, ये केम, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई हुई है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हम लिंक करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को देखें, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान। मौसम सरमा शुरू होने से पहले लोग गर्म कपड़े खरीद चुके थे। इसी मेथड को यूज़ करते हुए जो हमने ऊपर सीखा है इसको करें। द पीपल हैड बॉट वार्म क्लोथ्स। लोग गर्म कपड़े खरीद चुके थे। उर्दू में एंड पर और इंग्लिश में पहले। सेंटर वाला से पहले की इंग्लिश बिफोर, और मौसम सरमा शुरू होने, द विंटर सीजन स्टार्टेड। कौन सा टेंस यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने सीखा कि द पीपल हैड बॉट वार्म क्लोथ्स बिफोर द विंटर सीजन स्टार्टेड। मौसम सरमा शुरू होने से पहले लोग गर्म कपड़े खरीद चुके थे। अब है हमारे पास सेंटेंस, मेरे घर पहुंचने से पहले तमाम मेहमान जा चुके थे। तो इसकी इंग्लिश होगी, ऑल द गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड होम। पहला हिस्सा जो ग्रीन है पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर जो है ये कंजक्शन के तौर पर समझ लें, कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और आई रीच्ड होम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में पहले लिखा है और इंग्लिश में ये बाद में आएगा। मेरे घर पहुंचने से पहले तमाम मेहमान जा चुके थे। तो ये दोस्तों टू वर्बल फ्रेजेस या टू फ्रेजल वर्ब से आप इस तरह इसको
जिसके अंदर दो टेंसेस इस्तेमाल हमने किए हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उनके सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं। दोस्तों इसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इनको आपने याद रखना है। एक हम एग्जाम्पल हल करने जा रहे हैं जो कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस से ली गई है कि अली ने अपनी घड़ी को चाबी दे दी थी। उसी मेथड को यूज़ करें। अली हैड वाउंड, वाउंड क्या है? वाइंड की थर्ड फॉर्म है। वाइंड की यानी वाइंड होता है चाबी देना, घुमाना। ये आगे लिखा भी हुआ है ग्रीन कलर में। तो वाइंड की थर्ड फॉर्म होती है वाउंड। उसके बाद हिज वॉच, अपनी घड़ी को, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। अली हैड वाउंड हिज वॉच, अली अपनी घड़ी को चाबी दे चुका था। अली ने अपनी घड़ी को चाबी नहीं देती। नेगेटिव वेरी सिंपल। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखे। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैड है, उसके बाद नॉट लिख दे, सेम सेंटेंस। अली हैड नॉट वाउंड हिज वॉच, क्या अली ने अपनी घड़ी को चाबी दे दी थी? वेरी सिंपल। क्या हमने सीखा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, यानी छोटे सवालिया? हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिखे फिक्रे के शुरू में जी हैड को। हैड अली वाउंड हिज वॉच, क्या अली अपनी घड़ी को चाबी दे चुका था या क्या अली ने अपनी घड़ी को चाबी दे दी थी? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है कि अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठे बनाने हो तो क्या करना है। तो क्या अली ने अपनी घड़ी को चाबी नहीं दी थी? हैड अली नॉट वाउंड हिज वॉच, क्या अली ने अपनी घड़ी को चाबी नहीं दी थी? तो इस तरह दोस्तों मेथड पहले सीख चुके हैं आप, बहुत माशाल्लाह लायक हैं। इसी तरह आपने इसको सीखते जाना है। अली ने अपनी घड़ी को चाबी क्यों दे दी थी? अभी अभी सीखा। बड़े सवालिया, सबसे पहले सवालिया फिक्रा जो सेंटेंस के अंदर हम क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? वो है क्यों, तो क्यों शुरू में लिख दें। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखें, सब्जेक्ट लिखें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखें और ऑब्जेक्ट लिखें और काम ख़त्म करें। अली ने अपनी घड़ी को चाबी क्यों दे दी थी? वाई हैड अली वाउंड हिज वॉच, अली ने अपनी घड़ी को चाबी क्यों दे दी थी? तो बड़े सवालिया बहुत आसान। अब हमने ये देखा कि जो टू वर्बल फ्रेजेस हैं, बाप के आने से पहले अली ने अपनी घड़ी को चाबी दे दी थी, दो टेंसेस वाला अभी अभी सीखा, ताज़ा ताज़ा है माशाल्लाह। अली हैड वाउंड हिज वॉच, अली हैड वाउंड हिज वॉच बिफोर फादर केम, यानी बाप के आने से पहले अली ने अपनी घड़ी को चाबी दे दी थी। तो दोस्तों इस मिसाल को हल करने का मकसद ये था कि जो मेथड्स हमने पीछे सीखे हैं उन्हीं को सामने रखते हुए हमने मिसाल को सॉल्व किया। इसके बाद आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव जो इकट्ठे होते हैं, बड़े सवालिया वगैरह, फिर टू वर्बल फ्रेजेस ये दिए गए हैं। ये मुख्तलिफ हैं, 24 सेंटेंसेस हैं। 24 सेंटेंसेस उर्दू में दिए जा रहे हैं। इनकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें, मेथड्स को यूज़ करें और सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इसके अलावा और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो रिवाइंड करके इस लेक्चर को दोबारा सुने, तो बहुत हद तक आप इंग्लिश ग्रामर में मास्टर हो जाएंगे।